Hello participants and students, welcome back. Now your exams are just around the corner, so you have to bug up. आप ये 4-5 दिन सब कुछ भूल जाइए और पूरी तरह से इस पर लग जाइए और याद कीजिए सेक्शंस, फॉर्म नंबर एंड रूल्स। ये 3 चीज़ आपको कनेक्ट करके याद करना है। ये याद रखिए, मैंने अपने ब्लॉग में एक नोट्स डाला है जिसमें मैंने क्लासिफिकेशंस लिखे हैं, मतलब मैंने फॉर्म नंबर और उनके से रिलेटेड सेक्शंस लिख दिए हैं। बट ये मैंने किसी का लिंक्डइन पर पोस्ट था, उसको मैंने देखकर किया था, तो मैंने उसका लिंक भी दे दिया है आपको। अगर आपको लगे कि उससे चेक करना है तो कर लीजिए। किसी स्टूडेंट का शायद इंटर्नशिप का ये वर्क था, रिसर्च वर्क था, शी हैड पोस्टेड इट, रश्मि दीक्षित, और उसको मैंने वहां से देखकर आपको डाल दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। सो प्लीज रिमेंबर कि ये मेरा वर्क नहीं है, मैंने किसी और का दिया है और मैंने उनको ड्यू कंटेंट के लिए उसके लिए ड्यू रिस्पेक्ट दे दिया है। सो जस्ट चेक इट आउट इफ इट इज यूजफुल टू यू ऑल। अगर ब्लॉग एक्सेस करना है तो क्रोम से कीजिएगा, क्योंकि मेरा वो जीमेल का ब्लॉग है, तो इट माइट ओनली ओपन इन क्रोम, किसी और वो में नहीं खुलता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे, मतलब जो आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने ये बात बोली कि ये मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है या जो भी फ्रीज कर जा रहा है। सी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। मैं इसको इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मुझे लगा कि इसके प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत पैसा ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको, अब मुझे समझ में आया कि जो वो ले रहे हैं, जो बता रहे हैं, मोस्टली दे आर नॉट लॉयर्स, वो नॉन लॉयर्स हैं, और जो लॉ की लैंग्वेज है वो एक लॉयर ही समझ पाता है, या जो टीचर है। तो मैं तो, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगी, इसके लिए मैंने इसको अपलोड किया है। बिकॉज देर आर वेरियस वेबसाइट्स जहाँ पे मैंने देखा जो लोग इसके लिए प्रिपरेशन करा रहे थे, मोस्टली इंग्लिश पे उनका ज़्यादा वो था, जोर था। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ आज के डेट में, उनको प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो वो चाहते हैं कि हिंदी में इसको समझा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती है, बट अगर वो हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं तो उसके बाद उनको ईजी हो जाता है। दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस। तो हो सकता है आपको इनकन्वीनियंट हो रहा होगा, बट ऐसा सोचो कि आपको बिना बहुत ज़्यादा ये करने के बिना भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। और यहाँ मैं आपको दो चैप्टर्स इसमें ख़त्म करा रही हूँ अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो डैट आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा रूल्स बता दूँ, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगी, शेयर कर लूंगी, ताकि प्रिपरेशन हो जाए। इफ़ आई गेट सम मटेरियल्स ऑनलाइन, बिकॉज मुझे ये टाइम तो नहीं मिल पाएगा कि मैं क्वेश्चंस खुद से प्रिपेयर करूं, बट आई विल ट्राई टू गेट सम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के which may be used as a practice. So we start over here. Uh, this is chapter 6 of the rules, registered user. ये जो है, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में ये रजिस्टर्ड यूजर आपको जब एक्ट में पढ़ा रही थी तो मैंने डिस्कस किया था। यानी जनरली जैसे कंपनी है, उसके प्रोमोटर्स हैं, वो अपने आप को अपने नाम पर अगर कराते हैं तो बाद में कोई और अब कंपनी को होल्ड कर रहा है, बिकॉज वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड तो वो अब प्रोमोटर रह नहीं जाते हैं, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है एज अ पोस्ट ऑफ प्रोमोटर। तो फिर वो उनको ट्रांसफर कर देना चाहते हैं, तो पहले वो तो रजिस्टर्ड वो रहते हैं, एप्लीकेंट रहते हैं, उसके बाद अब वो यूजर कोई और बन रहा है। वही चीज ये चैप्टर 6 जो है बताने की कोशिश कर रहा है। सो इसका सेक्शन 86 सिंपली ये कह रहा है कि इसको फॉर्म TMU में आपको अप्लाई करना है। प्लीज रिमेंबर दीज सेक्शन फॉर्म्स। अब देखिए, हमारा मेरा जो मेरे पास जो एक्ट है वो पहले 17 के पहले का है, तो उसको उसमें जो है वो सेक्शंस और फॉर्म नंबर, यानी पहले तो 1 2 3 4 करके था, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे TMA है तो सारे जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो कलेक्टिव हो, चाहे वो नॉर्मल फ्रेश हो, या फिर जो भी फ्रेश एप्लीकेशंस हो, वो TMA में है। उसी तरह से O में सारे ऑपोजिशंस वाले हैं, मिसलेनियस में रिप्लाई है, करेक्शन है, एंड सो ऑन है। तो ये M जो TMM कहूंगी मैं, तो ये जो है, यही मैंने आपको जो शेयर किया है अभी, वो उसमें है। अब नए वाला तो मेरे पास एक्ट है नहीं, पर पुराने वाले में शेड्यूल 1 में
ये एक टेबल की तरह बना हुआ था। सो जस्ट चेक कि आपके जो नए वाला एक्ट है आपके पास, बेयर एक्ट, मैं प्रोफेशनल्स का यूज करती हूँ, तो आप चेक कर लो कि प्रोफेशनल्स के में शेड्यूल 1 में था। वेर एवर इट इज, हो सकता है कि इस बार भी दिया हुआ हो नए एक्ट में। सो जस्ट चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। और मैंने जो शेयर किया है उसको भी आप जरूर देख लेना। प्लीज प्लीज ट्राई टू रोट रीड इट। अगर आपको कंटेंट समझ में आ चुका है, तो अगर आप रजिस्टर्ड यूजर जानते हैं, तो आप जान गए कि उनसे रिलेटेड क्या है, वो सेक्शन 49, 40, 50 इसमें रजिस्टर्ड यूजर है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आना है कि उसके लिए फॉर्म कौन सा है, टीएमयू है। ऐसे करके आपको ये याद करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और प्रपोज्ड यूजर जो है, दोनों जो है उनको डॉक्यूमेंट्स इनको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। जिस वक्त उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया अपने अपने ये से नाम से, उसके 6 मंथ्स के अंडर में इनको इसके लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा एज अ रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है। और मान लो एक नहीं, एक से ज्यादा में वो कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है जिसके 2-3 सब्सिडियरीज हैं, सिस्टर ब्रांचेस हैं, सबका नेम सिमिलर है और सब में वो सेम प्रोप्राइटर है, तो फिर वो उनको एक एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके डाल देना चाहिए। कंसिडरेशन बाय द रजिस्ट्रार, वो चेक करेंगे कि हाँ ये इसके जिन्होंने कंटेंट दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया है, सारे सही हैं, तो फिर वो अब वो कंसिडर करेंगे कि इसको हम लोग को करना चाहिए या नहीं। हियरिंग बिफोर रिफ्यूजिंग एन एप्लीकेशन और टू एक्सेप्ट इट कंडीशनली, ये अगेन वो डिसाइड करेंगे आफ्टर लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट्स कि अगर इसको रिफ्यूज करना है या इसको इसमें कुछ कंडीशंस लगा के इसको एक्सेप्ट करना है। तो दोनों में से दोनों ही सूरत होगी, तो उसमें उनको हियरिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू, लाइक एज आई टोल्ड यू, नेचुरल जस्टिस सिस्टम है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनने के लिए। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस अगर हो गया, हियरिंग भी हुई और हियरिंग के बाद वो मान गया, रजिस्ट्रार ने समझ लिया कि हाँ ये ठीक है, तो भी वो एंट्री करेंगे रजिस्टर में, क्योंकि वो रजिस्टर में एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, तो फिर वो रजिस्टर करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे रजिस्टर में। उसके बाद जिस डेट को उन्होंने अप्लाई किया था उस डेट को मान लिया जाएगा कि वही डेट है रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि नॉर्मली भी अगर तुम टीएम के लिए अप्लाई करते हो, तो जिस डेट को तुमने अप्लाई किया उस डेट को मान लिया जाता है कि वही डेट है जहां से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, क्योंकि 10 ईयर्स पीरियड हो जाता है ना इसके लिए। रजिस्ट्रेशन नॉट टू इम्प्लाई ऑथराइजेशन टू ट्रांसफर मनी आउटसाइड इंडिया, ये पहले ही जो पहले का अगर वीडियो देखते हो तो मैंने उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। यही बात यहाँ पे बोला है कि ये अगर आपने रजिस्टर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको ट्रांसफर करने का हक मिल गया। जनरली we are like, it's not a very good conducive environment to send the money outside the country where it is required that you bring money from outside. सेक्शन 91, कम्युनिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर, जब उनको ये हो जाता है तो उनको ये कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है कि भैया आपका नाम अब चढ़ गया है। सेक्शन 92, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स एप्लीकेशन टू वेरी एंट्री, मान लो उनको कुछ चेंजेस करने हैं, उन्होंने जो डाले थे उसमें अब चेंजेस करने हैं, तो प्रोप्राइटर के एप्लीकेशन में, तब वो सेक्शन 50 के अंडर अगर कर रहे हैं तो फॉर्म टीएमयू लगता है, उसमें उनको वापस करना है। मान लीजिए कि रजिस्टर यूजर का नाम कैंसिल कराना है इनको, फिर अगेन वही सेक्शन जो है उसके 50 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी और क्लॉज डी, सब क्लॉज बी और सब क्लॉज डी में अगर तुमको कैंसिल कराना है, तो फिर अगेन यू आर पुटिंग इट इन टीएम यू। सिमिलर इज विद द केस कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और रजिस्ट्रार चेक करेगा और फिर उसको वो डिसाइड करेगा। सेक्शन 94, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है। उनको मान लो ऐसा लगे कि जो दिया गया है इंफॉर्मेशन वो पूरा नहीं बैठ रहा है, तो फिर वो और भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन, सेक्शन 95, प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन टू वेरी एंट्री और कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अब अगर मान लो उन्होंने कैंसिल करने के लिए या एंट्री में चेंजेस करने के लिए अंडर सेक्शन 50 अप्लाई किया, यहाँ क्या होगा, जो प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है और रजिस्टर्ड यूजर है, दोनों में से जो ने अप्लाई किया इस चीज के लिए, तो उसमें उनको राइटिंग में वो भेजेंगे कि अगर विद इन 1 मंथ इनको इस नोटिस मिलने के उनको लगे कि चेंजेस करना, मतलब जो मुझे सुनिए पहले, तब आप चेंजेस कीजिए, तो फिर वो टीएमयू में उसके लिए अप्लाई करेंगे
और कहेंगे कि देख लीजिए, मतलब हमको सुनिए, क्यों इसमें आपको वेरी या चेंजेस या रिक्वायर्ड जो अब मांगा गया है वो ना करें, ठीक है। उसके बाद वो अगेन टीएमयू में ही, क्योंकि मैंने बताया ना टीएमयू इज कलेक्शन ऑफ, जैसे टीएमए इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स, तो ये आपको बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है 7 या 8 हैं, बट उनके अंदर में बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो अब आपको नंबर नहीं याद करके उस ग्रुप का नंबर याद रखना है, जैसे टीएमए, टीएमयू, टीएमओ, टीएमएम, ऐसे करके उनको याद रखना है, और उसके अंडर में क्या क्या आ रहे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड दोज विच आर कमिंग अंडर इट, वो किस सेक्शन से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीएमयू है, तो उसमें अगर टीएमयू एक कलेक्शन है जिसमें कि रजिस्टर्ड यूजर का नाम डालना है, तो आपके उसमें बहुत सारे हैं, जैसे वैरी कराना है, कैंसिल कराना है, आपको अपोज करना है, हियरिंग के लिए बोलना है, या इस तरह की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें क्लब टुगेदर है अंडर टीएमयू। रजिस्टर्ड यूजर्स एप्लीकेशन सेक्शन 96 में है। अब ये 58 से रिलेटेड कह दिया, तो अब आपको ये याद रखना है कि टीएमपी में सेक्शन 58 रिलेटेड है, जिसमें कि वो कह रहा है कि कौन एप्लीकेशन डालेगा, रजिस्टर्ड यूजर ऑफ अ ट्रेडमार्क, या फिर जो ऑथोराइज्ड यूजर है रजिस्टर्ड यूजर का, जिसने दिया है ऑन हिज बिहाफ, may require such evidence as he think fit as to the circumstance in which the application is made, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 आ रहा है, रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ रजिस्टर, ऑल्टरेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि या तो रेक्टिफिकेशन करेक्शन हो रहा है, या ऑल्टरेशन, या फिर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको रेक्टिफाई किया और करेक्ट किया, या फिर सिर्फ ऑल्टर किया, या फिर सिर्फ रेक्टिफाई किया। तो ये किस किस सेक्शन में, 47, 57, 68 या फिर 77 में, जहां आपको मतलब चेंजेस करने, बेसिकली ये समझिए कि उसमें चेंजेस करने किस में, कलेक्टिव मार्क में। तब आप किस फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म टीएमओ में जाएंगे, है ना, अंडर रूल 97 और सेक्शन 47, 57, 68, 77, जहां पे आपको एक्सपंजिंग, वेरिंग एनी एंट्री ऑफ द कलेक्टिव मार्क, या फिर टू अ ट्रेडमार्क और अ कलेक्टिव मार्क, तो आप किस में जाएंगे, टीएमओ में जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना होगा आपको। फर्दर प्रोसीजर देखिए, टीएमओ जो है वो काउंटर स्टेटमेंट के लिए भी होता है, ऑपोजिशन के लिए भी होता है, तो सारी चीजें वही हैं, वैसे ही चलती हैं। फर्दर प्रोसीजर भी वही है कि आप उसको उन्होंने नोटिफाई किया, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें ये जो बोल रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट, वो गलत हो रहा है, ये मेरा मार्क था या मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैंने उनसे लाइसेंस में लिया है, एनीथिंग, तो फिर आप उसके लिए अगेन एक 2 मंथ्स के अंदर में आप उसके लिए एक काउंटर स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए 1 मंथ 2 मंथ ही मेन है, यही होता है, वो ज्यादा आपको उस वो मतलब, या 3 मंथ, ये चीजें जो है ना, बस बहुत ज्यादा का डिफरेंस पे नहीं है। इसको अगर आप एक बार करेक्शन में समझ जाते हैं अपने अंदर में, तो वो आप उसको, वैसा क्वेश्चन अगर आ गया, तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो रजिस्टर है उसमें वैरी करने वाले हैं या चेंजेस करने वाले हैं, तो वो कौन से फॉर्म में आप काउंटर स्टेटमेंट डालेंगे, आप बोलेंगे टीएमओ में। वो कहेंगे कितने मंथ के अंदर डालेंगे, तो आप लिखेंगे ना 2 मंथ के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव में आया। या फिर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि काउंटर स्टेटमेंट आप किस फॉर्म में डाल सकते हैं, तो आप उसमें फॉर्म भी डालेंगे, सेक्शन भी डालेंगे, और आप उसमें कितने मंथ के बाद डाल सकते हैं ये भी डालेंगे। अगर आपको फीस याद है 2700, तो आप वो भी डालेंगे, यानी कि आपको अगर याद है तो वेल एंड गुड है, आपके लिए अच्छा है, यू आर गोइंग टू इनपुट अ लॉट इन इट। सेक्शन 99, इंटरवेंशन बाय थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब ये अगेन अगर जैसे मैंने बताया कि जिसको इंटरेस्ट है ना, तो किसी कारण से उसका लाइसेंस कराया है, उसको मिला है, तो थर्ड पार्टी हो गया, तो वो भी टीएमओ में अप्लाई कर सकता है कि भाई इसमें चेंजेस मत कीजिए, और उसको ये स्टेट करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट कैसे आ रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क में, ठीक है। फिर ऑब्वियसली रजिस्ट्रार सुनेगा उनको, कंडीशन समझेगा, और फिर वो अगर सही समझा तो वो डिसाइड उसी बेसिस पे करेगा। चेंजेस करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द सेक्शन 57 कि रजिस्ट्रार खुद से भी
कोशिश करके मतलब चाह कर उसमें चेंजेस कर सकता है। ओनली थिंग इज दैट उसको जो प्रोप्राइटर है या यूजर है उसको उसने ये नोटिस भेज देना है, ठीक है, और उसको ये वेट करना है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम कि वो आएगा, मोस्टली इट इज 2 मंथ्स, कि वो बोलेंगे कि नहीं नहीं इसमें आप चेंजेस मत कीजिए। और अगर कुछ नहीं आया तो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से चेंजेस कर देगा, क्योंकि उसको ये दोनों उन लोगों की बातें सुननी जरूरी है जिनको वो नोटिफाई कर रहा है, क्योंकि जिसकी चीज है तुम उसमें चेंजेस कर रहे हो तो तुम उसको बताओगे ना, और बताने के बाद उसका भी तो सुनोगे ना। यही यहाँ अप्लाई होता है। अल्टरेशन ऑफ एड्रेस इन रजिस्टर, अगर मान लीजिए कि जो आपको ये मैंने बताया हुआ है पहले उसमें ही एक्ट में, तो मान लीजिए आपने अपना सर्विस का सेंटर चेंज कर दिया, एड्रेस फॉर सर्विस चेंज किया है, तो फिर आप किस फॉर्म में करेंगे? टीएमपी में करेंगे, याद रखिएगा टीएमपी में करेंगे। और वो उसमें आप जो एड्रेस है, नया एड्रेस है बिजनेस का, वो सारी चीज़ें डालेंगे। इनफैक्ट पेटेंट एजेंट को भी और ट्रेडमार्क एजेंट को भी अगर चेंजेस करने होते हैं उनको भी सिमिलरली उसमें डालना पड़ता है कि हमारा एड्रेस फॉर सर्विस चेंज कर गया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है तो जनरली कोई चेंज करता नहीं है उसके लिए। ऑल एप्लीकेशंस अंडर दिस रूल ऑन फॉर्म टीएमपी शैल बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर या फिर रजिस्टर्ड यूजर, जो भी हो दोनों में से कोई भी, या फिर एजेंट जो कि जिसको इन्होंने ऑथराइज किया है, मतलब सिग्नेचर उनका लगना है। बिना सिग्नेचर के तो वो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन है तो वो तो आपका डिजिटल सिग्नेचर ही हो जाता है, तो वो तो उसमें चला ही गया, ठीक है। चेंज यानी ये देखिए सेक्शन 58 के अंडर में ये सब आपको याद रखना है कि टीएमपी में 58 में आपको अप्लाई करना है, और उसमें करेक्शन, चेंज, कैंसिलेशन या स्ट्राइकिंग आउट जो भी है या फिर मेमोरेंडम में कोई एंट्री हुई है वो उसके हिसाब से करना है। अगेन यू हैव टू डू इट इन फॉर्म टीएमपी, ठीक है। Alteration of registered trademark, where a person applies under section 59, ठीक है, या किसके लिए? फॉर लीव टू ऐड और ऑल्टर हिज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जैसे मान लीजिए उसने लीफ बनाया था और अब उसमें उसने 2 लीफ बनाना है, तो उसने चेंजेस करना है, उसमें थोड़ा ऑल्टरेट करना है, तो उसको भी अगेन फॉर्म टीएमपी में ही, यानी आपको समझ में आ रहा है कि चेंजेस करने के लिए आप किस फॉर्म में जा रहे हैं? टीएमपी में जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें वो अप्लाई करते हैं। जो अगर इस तरह के चेंजेस करना पड़ रहा है रजिस्ट्रार को और वो मान रहा है कि ठीक है हम कर देंगे, तो फिर उसके लिए वो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट करेगा। एडवर्टीजमेंट करके वो 2 मंथ्स के लिए वेट करेगा, 3 मंथ्स के लिए, सॉरी, 3 मंथ्स के लिए वेट करेगा। और उसके बाद वो वेट किसके लिए करेगा? कि किसी को अपोज करना है क्या, तो अपोज करने के लिए वो वेट करेंगे। और जिसको अपोज करना है वो टीएमओ में, जैसे मैंने बताया, ओ इज फॉर अपोजिशन, काउंटर स्टेटमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे वो अपोज करने के लिए टीएमओ यूज करेंगे और उस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब अपोजिशन आएगा, कोर्ट अगेन जो भी अपोजिशन आया है जिसने अप्लाई किया है उसको भी भेज देगा और हियरिंग के लिए डेट दे देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नाइस यानी सेक्शन 105 बोलता है नाइस में क्लासिफिकेशन हुई है और उसमें चेंजेस हो गए। अब उसमें चेंजेस होने की वजह से, जैसे मान लीजिए सेक्शन 20 इज टॉकिंग अबाउट फर्नीचर, सॉरी क्लास 20 इज टॉकिंग अबाउट फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स और मिरर वर्क और फोटो फ्रेम्स और सम प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें हैं। और अब वो सेक्शन 20 को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, जैसे फर्नीचर और वुड रिलेटेड एक साइड और प्लास्टिक रिलेटेड अनदर। तो फिर यहाँ पे अब कोई किसी ने उस क्लास में किया हुआ था कि वो फर्नीचर तो बेचता है, प्लास्टिक्स नहीं बेचता है, तो मान लो वो 20A हो गया, तो फिर ही विल हैव टू अप्लाई इट कि मेरा चेंजेस कर दीजिए, तो दैट इज इन फॉर्म टीएमपी। प्लीज रिमेंबर चेंजेस के लिए फॉर्म टीएमपी। उसके बाद अगेन वो एडवर्टाइज होता है और उसी के हिसाब से वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो वी स्टॉप ओवर हियर विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग ऑलमोस्ट अब खत्म कर दें। थैंक यू।